नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एग्जाम फीवर में। दोस्तों, क्लास 6 NCERT इतिहास का चैप्टर 1 आपने पढ़ा। चैप्टर 1 में आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में काफ़ी कुछ बातों को जाना होगा। अभी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसमें दिया गया है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का समय आपको मालूम था, जो कि 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1900 ईस्वी पूर्व तक बताया गया है। लेकिन उसके बाद बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई, वहाँ पर लोग नहीं रहे, तो उसके बाद फिर से उसी प्रकार से या फिर से उपमहाद्वीप में विकास होने में काफ़ी लंबा समय लगा। कितना लंबा समय? लगभग 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। और यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। तो यहाँ से आपके क्या क्वेश्चन आते हैं? एक तो आपको यहाँ से ये जानकारी हुई कि हड़प्पा सभ्यता के बाद से लेकर के और उसके बाद का जो समय था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद का जो समय था, उन्हीं में क्या हुआ था? सिंधु नदी और इसकी उपनदी। सिंधु नदी की उपनदी कौन सी है? सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब। तो ये सभी है सिंधु नदी की उपनदी, यानी कि वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों ने ही ऋग्वेद का लेखन किया है। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आईं। यानी कि भारत का जो बाकी का हिस्सा था, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो कृषक बस्तियां हैं वो आई थी अस्तित्व में। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी, सहस्राब्दी मीन्स होता है 1000 वर्ष। अगर शताब्दी होगा तो 100 वर्ष और सहस्राब्दी मीन्स 1000 वर्ष। यानी कि जो ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 वर्ष, जो पहली 1000 वर्ष हैं, उसके दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए। वो क्या थे? उनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं और बहुत सारे स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। यानी कि जो ईसा पूर्व की जो शुरुआत की 1000 वर्ष है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि जो शुरुआत की जो 1000 वर्ष हैं, उसी में ऐसे चीज़ें मिली थी। एक तो शवों को दफनाने के नए नए तरीके मालूम चले थे और बहुत सारी जगह पर शवों के साथ लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। उसके बाद जैसे कि 1800-1900 शताब्दी में, ईसी पूर्व सदी में जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई, उसके बाद समय चलता गया। बाद में उसके कम से कम 1300 या 1400 साल के बाद ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, उस समय भारत देश है उसमें नए परिवर्तन के प्रमाण ज़्यादा मिलते हैं। उसी समय से मालूम चलता है कि आरंभिक राज्य, साम्राज्य और रजवाड़ों का विकास हुआ। तो इस तरीके की जो राजनीतिक प्रक्रिया थी, इनके पीछे कुछ परिवर्तन थे। वो परिवर्तन किस लिए हुए थे? क्योंकि जैसे जैसे कृषक एरिया बढ़ रहा था, कृषि की उपज बढ़ रही थी, तो उसके बाद उसको संगठित करने के तरीके बढ़े। उस वजह से राज्यों का, साम्राज्यों का उत्थान हुआ और इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नए नगरों का उदय हुआ। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई। 1830 में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला था। उसके बाद ही मालूम चला, क्योंकि जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि है, इन्हीं लिपियों का उपयोग सबसे ज़्यादा जो आरंभिक अभिलेख और सिक्कों में किया गया था। अभिलेख क्या होते हैं? आगे मैं बताता हूँ आपको अभिलेख क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए, अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। जैसे पहले राजा महाराजाओं ने अपने संदेश या फिर कोई भी ऐसी अच्छी चीज़ जो उन्होंने अभिलेखों के द्वारा छपवाई थी या कोई काम किया था या उनकी प्रशंसा थी, तो वो अभिलेखों पर थी। अभिलेख किस पर? पत्थर पर हो सकते थे, धातुओं पर और मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे हुए होते थे। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या फिर विचार रखे जाते थे जो उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप और महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। यानी कि अभिलेख एक प्रकार से एक स्थायी प्रमाण होता है। तो इन अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है, तो जिससे मालूम चल जाता है कि ये अभिलेख कब
बने थे। तो इससे इतिहास को पढ़ने में बहुत सारी सुविधा होती है, बहुत सारी चीज़ें मालूम चलती हैं। तो जब जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला तो शुरुआत में जो अभिलेख लिखे गए थे वो स्पेशली या तो ब्राह्मी लिपि में थे या फिर खरोष्टी लिपि में थे। तो प्रिंसेप को मालूम चला कि अधिकांश जो अभिलेख थे और सिक्के थे उन पर पियदस्ती या फिर मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है, और कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। तो यहीं से मालूम चलता है, जब इसका अर्थ होने लगा तो मालूम चला कि जो ब्राह्मी लिपि या खरोष्टी लिपि में जो अभिलेख लिखे गए थे उनमें राजा अशोक का नाम का वर्णन किया गया था। उन्हें ही प्रियदर्शी या फिर हिंदी में प्रियदर्शी भी बोल सकते हैं। तो इन शोध की वजह से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। और जब अभिलेख और ग्रंथों का अर्थ होने लगा तो बड़ी आसानी से उनके बारे में जानकारी भी मिलने लगी। तो इसके परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। 20वीं सदी का आरंभिक दशक कौन सा था? 20वीं सदी मीन्स सन 1900 से लेकर के 2000 तक। तो आरंभिक दशक यानी कि 1910-1920 तक हमारे देश या हमारे उपमहाद्वीप के बारे में जो इतिहास था उसके बारे में बहुत कुछ जानकारियां हासिल हो गई और उसका इतिहास भी लिखा गया। अब यहाँ से शुरू होता है प्रारंभिक राज्य, या फिर भारत में राजाओं और महाराजाओं उनके साम्राज्य के बारे में शुरुआत जो मानी जाती है वो यहाँ से शुरू होती है। क्योंकि जब जैसे जैसे भारतीय इतिहास या इतिहासकारों को जैसे जैसे अभिलेखों के अर्थ मालूम चलते गए तो उन्हें बहुत सारी बातें मालूम चलीं। तो सबसे पहली बात आती है 16 महाजनपद की। 16 महाजनपद क्या थे? आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। क्यों माना जाता है इसे महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल? क्योंकि इस काल को प्राय आरंभिक राज्य, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास भी हुआ था। तो बौद्ध और जैन के बारे में भी आगे पढ़ाई करेंगे हम जब इसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। तो जो आरंभिक ग्रंथ हैं उनमें महाजनपद नाम के 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख जो महाजनपद थे जैसे कि बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल और गांधार, अवंती, ये कुछ प्रमुख महाजनपद थे जिनके पास उस समय शक्तियां ज़्यादा थी। ज़्यादातर जो महाजनपद थे उन पर राजाओं का शासन होता था, लेकिन उनमें से गढ़ और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था, और इस समूह में जितने भी लोग होते थे वो सभी राजा ही कहलाते थे। तो याद रखिए इन नामों को, गढ़ और संघ। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गढ़ों से संबंधित थे। आगे पढ़ेंगे जब इनके बारे में तब मालूम चलेगा। वज्र संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर भी राजा गढ़ सामूहिक नियंत्रण रखते थे। उसके अलावा जितने भी महाजनपद थे उनकी एक राजधानी होती थी, और उस राजधानी को ज़्यादातर वो लोग ज़्यादा सिक्योरिटी दिया करते थे। उसे किले से घेरा जाता था, और किलेबंद राजधानियों के रख रखाव और प्रारंभिक सेना में बहुत भारी भरकम खर्च भी आता था। ये हैं उस समय के कुछ महाजनपदों के बारे में दिया है, जैसे कंबोज, गांधार, तक्षशिला देख लीजिए आप, यहाँ पर है जो सिंधु नदी की जो नदियाँ निकलती हैं यहाँ पर है तक्षशिला। उसके अलावा यहाँ पर मगध है, बिहार है जो आज का वर्तमान, बज्जी है, मल्ल, और ये जो आप देख रहे हैं इसमें अवंती। तो ये सभी उस समय के कुछ प्रमुख राज्य हुआ करते थे। तो जो राजधानी है उसमें रख रखाव के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, नौकरशाही का भी खर्चा बहुत ज़्यादा होता था। और लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। तो अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाता है या बीच में आता है कि कब से ये साक्ष्य मिलते हैं कि धर्मशास्त्रों की रचना शुरू हुई थी, तो वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही हुई थी। इन धर्मशास्त्रों में क्या हुआ था, शासकों के साथ साथ राज्य के अन्य लोगों के लिए भी नियमों का निर्धारण किया गया था, और अपेक्षा की जाती थी कि शासक खास करके क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे, और शासकों का काम किसान, व्यापारी और शिल्पकारों से टैक्स लेना और भेंटें वसूल करना माना जाता था।
उसके अलावा उस समय जो पड़ोसी राज्य थे उन पर आक्रमण करके भी जो धन इकट्ठा करना भी एक वैध उपाय ही माना जाता था। लेकिन उस समय शुरुआत में क्या था कि लोगों के या फिर राज्यों के पास स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। बाद में जैसे कुछ राज्य ताकतवर होते गए, उन्होंने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र भी तैयार कर लिया। स्थायी सेना से मतलब है कि पहले क्या होता था, मैक्सिमम राज्यों की जो सेना होती थी वो उनके प्रजा होती थी। कहीं पे कोई किसान या कोई और इंसान नॉर्मल टाइम में अपनी खेती बाड़ी करते थे और जब कभी सेना का काम होता था तो उन्हें बुला लिया जाता था। लेकिन फिर बाद में स्थायी सेना, जैसे आज के समय में आर्मी है, उस तरीके से एक नौकरी टाइप में स्थायी सेना तैयार करी गई। अब इन 16 महाजनपदों में जो सबसे प्रमुख या सबसे ताकतवर महाजनपद बन के उभरा था वो था मगध। मगध यानी कि आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। इसके भी बहुत सारे रीजन हैं। इसके रीजन क्या है, एक तो जो मगध क्षेत्र है वहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती थी, तो वहाँ पर लोगों की स्थिति अच्छी थी, राजा को बहुत सारा टैक्स मिलता था। दूसरा था यहाँ पर लोहे की खदान है, जो कि आधुनिक झारखंड है, वो भी तभी बिहार का हिस्सा था। तो लोहे की वजह से, आसानी से लोहा उपलब्ध होने की वजह से उनके उपकरण और हथियार बड़ी आसानी से और सस्ते में बन जाते थे। और जंगली क्षेत्र में हाथी भी थे जो कि सेना के लिए बहुत ज़रूरी थे, और उस समय जिसके पास हाथी हुआ करते थे उनकी सेना बहुत ही ताकतवर होती थी। उसके अलावा गंगा और उसकी उपनदियाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा थीं, तो उस वजह से आवागमन का और व्यापार के लिए बहुत ही सस्ता और सुलभ हुआ करता था। लेकिन अगर जैन और बौद्ध लेखकों की बात माने तो उन्होंने बोला है कि मगध का उभरना एक तरीके से इसलिए और हुआ था क्योंकि वहाँ के जो राजा थे उनकी नीतियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। जैसे कि वहाँ के राजा हुए थे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा, बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा थे। और उसके बाद आपने नाम सुना होगा सम्राट अशोक का। तो इन तरीके के महान राजा हुए थे जो मगध में, उनकी वजह से मगध की जो सीमाएं हैं वो बढ़ती गईं और मगध सबसे शक्तिशाली बन गया। तो मगध की शुरुआत में राजधानी थी राजगाह, उसे जिसका अभी नाम है राजगीर, उसे पहले बोलते थे राजगाह। इस मगध की राजधानी थी। और राजगाह का जो अर्थ है वो होता है राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच में राजगाह बसा हुआ एक किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसवी पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम है पटना। इसे राजधानी इसलिए बनाया था क्योंकि यह गंगा के बगल से था और गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग में बहुत ही आसानी होती थी। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि लगभग 321 ईस्वी पूर्व में उन्होंने शासन शुरू किया था। और उनका शासन पश्चिमोत्तर में, भारत का जो पश्चिमोत्तर एरिया है उसमें अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था, जो कि वर्तमान पाकिस्तान है बलूचिस्तान। और उनके पौत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है, कलिंग यानी कि जो आधुनिक उड़ीसा है उस पर विजय प्राप्त की थी। उस समय कलिंग अविजित माना जाता था। सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं वो खास करके प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, जो कि पश्चिमोत्तर में मिले हैं। और कुछ जो अभिलेख हैं वो अरामेइक और यूनानी भाषा में हैं। प्राकृत के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख हैं वो खरोष्टी में लिखे गए थे। अरामेइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया था। तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पश्चिमोत्तर भाग में मिले थे अभिलेख वो कौन सी भाषा में थे, वो थे अरामेइक और यूनानी में। और बाकी के जो अभिलेख थे जो प्राकृत भाषा में थे वो थे खरोष्ट ब्राह्मी लिपि में थे। चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा हुआ करते थे तो उनके दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आए थे। तो इसको भी याद रखिए, अगर पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन से विदेशी दूत आए थे तो थे यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। इसके अलावा सम्राट अशोक पहले ऐसे सम्राट थे जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। अगर क्वेश्चन आता है कौन से राजा ने सबसे पहले जो अभिलेख लिखवाए थे अपनी प्रजा के लिए, संदेश लिखवाए थे पत्थरों पर, तो वो थे सम्राट अशोक। और अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार भी किया, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था बाद में कलिंग युद्ध के बाद। इन अभिलेखों में बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार
और दूसरे के धर्मों और परंपराओं के साथ आदर शामिल है। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र भी थे। एक तो राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र थे। तक्षशिला आपने देखा था अफगानिस्तान के पास जो पाकिस्तान एरिया में, उज्जैनी, तौसली और सुवर्णगिरी। ये सभी बातें कहाँ से मालूम चलती हैं? अशोक के जो अभिलेख हैं वहाँ से मालूम चलता है। अगर हम देखें सम्राट अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ पर मिले हैं पूरे भारत में, तो यहाँ पर देखिए पहले ये निशान दिया है। जहाँ पर इस तरीके का निशान है वहाँ पर महाशिलालेख मिले हैं। जहाँ पर ये निशान है वहाँ लघु शिलालेख, और जहाँ पर ये राउंड निशान है वहाँ पर स्तंभ वाले अभिलेख मिले हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतने पश्चिम में कंदहार, उत्तर में मानसेहरा, सहबाजगढ़ी, तक्षशिला, मध्य में आप देख सकते हैं सारनाथ, कौसाम्बी और ये जो सभी एरिया है पाटलिपुत्र। साउथ में भी आप देख सकते हैं कहाँ तक उनके शिलालेख मिले हैं, ब्रह्मगिरी, गाबी मठ, सन्नति, सोपारा, कलिंग। तो पूरी की पूरी एरिया में सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों को भिजवाया था। उनके शिलालेखों के शामिल क्षेत्रों में बड़े विविध और भिन्न प्रकार के थे। एक तरफ तो अफगानिस्तान में भी शिलालेख मिले हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, और एक तरफ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। तो यही संभव हो सकता है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी और उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो, क्योंकि जहाँ पर साम्राज्य की राजधानी और उसके आसपास का एरिया है वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रहता है राजा का, लेकिन इतने बड़े शासन में सेम एक जैसा ही शासन चलाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भाषाएं भी अलग थीं और रहन सहन भी काफ़ी अलग था। लेकिन इसमें जो जहाँ जहाँ पे शिलालेख मिले हैं उनका चयन बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है, क्योंकि देखा जाए तो तक्षशिला और उज्जैनी दोनों ही लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी वहाँ पर मतलब कर्नाटक में सोने की खदान के लिए बहुत ही उपयोगी था। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि 20वीं सदी यानी कि 1910-1920 20वीं सदी के शुरुआत में जब इतिहासकारों ने भारत में जब आंदोलन बहुत ही तीव्र हो रहा था, तो जैसा कि अंग्रेजों ने बोला था कि भारतीय शासन करने के लायक ही नहीं है या फिर शासन करने के काबिल नहीं है, तब इतिहासकारों ने शुरुआत के मौर्य साम्राज्य खास करके सम्राट अशोक को ही प्रेरणा का स्रोत क्यों बताया था कि भारतीय पहले भी शासन कर चुके हैं। तो उस समय अशोक से ही उन्होंने प्रेरणा क्यों ली थी, इसके बारे में हम बात करते हैं। अन्य राजाओं की अपेक्षा सम्राट अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे। साथ ही साथ वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां भी जोड़ते थे। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। लेकिन जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, तो उसके बाद मौर्य साम्राज्य के या फिर उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम यानी कि आजकल का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से हैं, वहाँ पर चोल, चेर और पांड्य इन तरह की सरदारियों का उदय हुआ, यानी कि छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, और ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए। अब इसमें सरदार और सरदारी क्या होती है, यानी कि सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। उसके अलावा उनके पास ज़्यादातर एक स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने आप को बढ़ाया और एक स्थायी सेना भी बना ली थी। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन जो वंश था, उनका शासन द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक, और उपमहाद्वीप के ये कौन से भाग में थे, मध्य में थे, पश्चिम भारत में थे। पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई के मूल शक भी शामिल थे। यानी कि ये जो सरदार थे सातवाहन और शक, ये क्या थे, बहुत ही लंबी दूरी तक व्यापार भी करते थे और उससे टैक्स भी जुटाते थे। धीरे धीरे करके अपनी ताकत को इस तरीके से ये बढ़ाते थे। बहुत से अभिलेख ऐसे भी मिले हैं, जैसे कि इलाहाबाद स्तंभ बोला जाता है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो कि सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, उन्होंने संस्कृत में की थी। तो क्वेश्चन अगर कभी आता है प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन सी भाषा में की गई है, संस्कृत में हुई है। किसने की है, हरिसेन ने किया। हरिसेन कौन थे, सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे। एक और पुस्तक है, वो है हर्षचरित। हर्षचरित के बारे में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, किसने लिखी है हर्षचरित।
यह संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। इसके लेखक बाणभट्ट लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी हर्षवर्धन के राजकवि थे। तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि हर्षचरित किसने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है और हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया, हर्षवर्धन की जीवनी है, वो हर्षवर्धन के राजकवि थे। बाकी के चैप्टर में आप अगर देखेंगे तो इसमें यही बातें बताई गई हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, किसानों ने उपज बढ़ाने के लिए लोहे के हलों का प्रयोग करना शुरू किया। लोहे के हल से उसी जगह पर काम हो जाया करता था जहाँ पर एरिया प्लेन था। बाकी की जगह पर जैसे पहाड़ी एरिया, वहाँ पर कुदाल से ही प्रयोग हुआ करता था, खेती हुआ करती थी और धीरे धीरे जो उपज है वो बढ़ने लगी थी। और इसके अलावा दिया गया है कि बहुत सारे राजा ऐसे हुआ करते थे जिनकी जब स्थिति कमजोर हुआ करती थी या फिर जब वो जनता पर अपना प्रभाव डालना चाहते थे तो भूमिदान भी करते थे। तो भूमिदान करने के अलावा एक प्रमाण दिया जाता था लोगों को, तो उसके भी अभिलेख बहुत सारी जगह मिले हैं। खास करके ताम्र पत्र यानी कि तांबे के जो पत्र थे उन पर इनका बारे में खुदा हुआ होता था, जिसमें लिखा हुआ होता था कि ये ऐसे करके कोई जमीन दी गई है, जिसके बारे में आगे बताया गया है। अक्सर जो उस समय के बारे में बताया जाता है इतिहास में कि उस समय लेडीज यानी कि महिलाओं के पास जमीन का अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक प्रभावती गुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, उन प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ था उस समय बाकाटक परिवार में हुआ था दक्कन में। चूंकि वो रानी थी शायद इसलिए उनके पास भी जमीन थी या उनके नाम से भी वो भी जमीन की स्वामी थी, तो उन्होंने भी दान किया था और इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वह रानी थी। तो अभिलेख में यह बताया गया है कि रानी प्रभावती ने जो एक गांव दान किया है उसके बारे में क्या लिखा है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव, एक दंगुन गांव हुआ करता था। ब्राह्मणों और दंगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश दिया है। उस अभिलेख में ये लिखा है, आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चनाल स्वामी को दान किया गया। लेकिन दान करने के साथ साथ उस राज्य ने अपने क्या क्या अधिकार थे उस गांव से हटा लिए, उसके बारे में दिया गया। इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारी हैं उनको भी पहले जो गांव के लोग घास देने या फिर आसन में प्रयुक्त होने वाली जानवरों की खाल और कोयला देने का जो काम करते थे वो भी अब नहीं देना होगा। साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त हैं। गांव के अंदर जो खनिज पदार्थ, खाद्य वृक्ष के उत्पाद वो भी नहीं देने होंगे। अभी फूल और दूध भी उन्हें नहीं देनी होगी। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और छोटे बड़े सभी करों सहित किया गया है। तो एक गांव को इस तरीके से दान किया जाता था। अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है क्या महिलाओं ने भी दान किया था गांव को, महिलाओं के पास भी भूस्वामी होने का अधिकार था, तो उसमें एक ये एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको प्रभावती गुप्त के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, बाकाटक परिवार की रानी थी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे का आधा जो चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं छोटी छोटी जो कि अक्सर क्वेश्चन बन जाती हैं, इसीलिए अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो इस चैप्टर को भी आप अपने डाउनलोड करके लैपटॉप या मोबाइल में या फिर इस बुक को खरीद करके आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।